भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है सिद्धार्थ और ये हैं डिब्रूगढ़ आसाम से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कल नहीं आया आप लोगों के बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। इस वजह से अगर उस आता तो फिर और गड़बड़ हो जाती, इस वजह से नहीं आया। चलिए, आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली में इन्होंने पूछा है सवाल जो आप लोगों को मैं बता दूं। मुझे लीवर सर्जन बनना है, क्या वो संभव हो पाएगा? करियर वाइज प्रोग्रेशन कैसा रहेगा एज ए डॉक्टर? और आध्यात्मिक उन्नति होगी या नहीं? खुद का हॉस्पिटल या समाज सेवा, इनकम, प्रॉपर्टी, हेल्थ वगैरह। और संतान कैसी होगी? बिजनेस संभव होगा? और ओवरऑल कुंडली विश्लेषण। एक चीज़ समझा देता हूँ, इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न के लोग जो होते हैं वो वस्तुतः उनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं। मिथुन लग्न के लोगों का जो चिंतन होता है वो भौतिकीय ज़्यादा होता है। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि वो प्राप्त करने की जो स्थिति है वो उनकी कुंडली में थोड़ी ज़्यादा होती है, या फिर उनके जीवन में वो प्राप्त ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मिथुन लग्न में मिथुन, आप ऐसे इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैथुन प्रिय। मैथुन प्रिय का मतलब ऐसा नहीं मैथुन करने वाला ना। मैथुन प्रिय का मतलब उसके अंदर कामा शक्ति ज़्यादा है। प्रवृत्ति का मार्ग उनके जीवन में ज़्यादा खुला होता है। प्रवृत्ति मतलब किसी भी चीज़ से अटैच होना, और जो डिटैचमेंट होता है वो दार्शनिक तत्व की राशियों में ज़्यादा होता है, जैसे धनु, मीन, कुंभ आदि आदि, ये दो तीन। लेकिन धनु राशि, मीन राशि जो है वो गुरु की दार्शनिक राशियाँ होती है। उसी तरीके से शनि की जो दार्शनिक राशि है वो कुंभ राशि। मिथुन राशि जो है वो सामान्य राशि है और इसे निगेटिव राशि कहा जाता है। जैसे बुध के अंतर्गत ये राशि आती है, मिथुन राशि। पर बुध की ये राशि जो है वो निगेटिव राशि के अंतर्गत आती है। कन्या राशि पॉजिटिव राशि है। जैसे धनु की राशि जो है वो पॉजिटिव राशि है गुरु की, लेकिन मीन राशि जो है वो निगेटिव राशि है। ठीक उसी तरीके से जो मकर राशि है वो निगेटिव राशि है और मतलब नकारात्मक। अब निगेटिव का मतलब आप किसी भी तरीके से निगेटिव सोच सकते हैं। तो ये निगेटिव होने का मतलब है कि आपको ये अब हर बार थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता ज़्यादा है, और विचारों पे, आपके क्रियाकलाप पे, आपके अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं उस पर थोड़ी आवश्यकता होती है, जिस पे आप विचार थोड़े ज़्यादा करें। इसके अतिरिक्त आपको जो है वो ये हमेशा ही कई बार अगर चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर रहे, गुरु ठीक नहीं रहे तो ये उलझा देते हैं, और सूर्य कमज़ोर रहे तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा चिके हो गए तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और हाइपर बना देते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी बना देते हैं। मतलब वो अब व्यक्ति अब ज़मीन पे बैठने के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, उसके प्रयास निरंतर ही उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्थिति होती है, पर उसके लिए सूर्य के जो है वो आवश्यक बल होने आवश्यक है। अब जैसे आप इनकी कुंडली ही देखेंगे तो सूर्य यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में कुंभ की राशि में बैठे हैं बुध के साथ। तो ये धर्म भाव, तो अब सूर्य कौन है? तो तृतीय भाव के अधिपति। बुध कौन है? जन्म कुंडली के लग्नेश। तो लग्न और पराक्रम, इन दोनों भावों के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के भाग्य में हो गया। अब सूर्य जो है वो डिग्री के हिसाब से 26 डिग्री के हैं, मृतप्राय हो गए। अब जब सूर्य मृतप्राय हो गए तो हमें एक ग्रह और देखना होगा कि वो कौन सा ग्रह है जो इनको एक बल दे सकता है। तो हमें दूसरे नंबर पे चंद्रमा को देखना चाहिए। अब चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में बैठे हैं तीसरे भाव में, और चंद्रमा के ऊपर बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि है। यानी कि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को कैसा बना रहे हैं? जो धन भाव के अधिपति होकर के आगे बैठे हैं, वो बुध और सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि झेल तो रहे हैं, पर मंगल की दृष्टि भी झेल रहे हैं। मंगल, सूर्य, बुध की दृष्टि जन्म कुंडली में चंद्रमा पे पड़ी।
शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे पड़ी, जो कि और लग्न के ऊपर पड़ी और लग्नेश के ऊपर पड़ी। मतलब शनि बुध को भी देख रहा है, शनि लग्न को भी देख रहा है, शनि दशम को भी 10वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को भी देख रहा है। और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में उच्च होकर के बैठे हैं शुक्र के साथ, राहु के साथ। ये बहुत अच्छी बात। लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि और पराक्रमेश के ऊपर शनि की दृष्टि। अब ये दशमांश कुंडली में ये एक अच्छी बात है, ये मतलब ये जातक के लिए, जो भी इनके सवाल हैं उनके लिए। पर सूर्य मृतप्राय और चंद्रमा जो है वो बैठे हैं 24 डिग्री के, वो भी मृतप्राय हो जाएंगे। अब सूर्य भी मृतप्राय और चंद्रमा भी मृतप्राय, यानी कि अब हमें हमारी मशक्कत बढ़ानी होगी, अब हमें हमारी मेहनत बढ़ानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह वो रिकॉग्निशन देंगे। लेकिन गौर से समझने वाली बात ये बनती है कि हमें भाग्य मिला है, हमें हमारी पोजीशन मिली है, हमें हमारा प्रोग्रेस मिला हुआ है, हमें हमारा कम्युनिकेशन मिला हुआ है, हमें हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का और भाग्य का बल भी है। पर क्या चीज नहीं है? हमें हमारे पास अपने आत्मबल को जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे हमें हमारे कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं, यानी कि चौथे 10वें एकदम सप्तक के सिद्धांत पे एकदम आमने सामने, तो ये जो है वो कंसंट्रेशन को भंग करते हैं और व्यक्ति को लगातार एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करने देते। ये मैं जो बता रहा हूं ये आपके अंदर घटित होती होगी चीज। तो ये यहां पे एक कमजोरी हो गई। और दूसरे नंबर पे कि अगर हम कंसंट्रेशन पे काम करते हैं तो हमारे पास आसन जीतने का भाव जागृत करना होगा कि हम जिस काम पे बैठे, जो भी काम हमारा है, उस पे हम कितने देर तक तन्मयता से बैठते हैं। तो उसके लिए हमारा आत्मबल और हमारा जो बैलेंस करना होता है वो कितना हम उसके लिए एक्टिव है। मतलब हम कितने तरीके से अपने आप को सबके साथ समाज में संतुलन बना करके रखते हैं। संतुलन बनाने का मतलब ये होता है कि आपका जो जैसे जो आपका पेशेवर जो आपका कारोबार है और आपका जो एक अपना कारोबार मतलब अपना घर का काम, इन दोनों के बीच में आपने संतुलन कैसा कायम रखा है, और ये काम सूर्य का होता है। वस्तुतः व्यक्ति जो है वो धार्मिक है, प्रमादी नहीं है, प्रपंची नहीं है, झूठा नहीं है, बिलासी नहीं है, भोगी नहीं है, उन्मादी नहीं है, पत्थरबाज नहीं है और कठोर नहीं है। पर क्या क्या हो सकता है? बुद्धिमान है, यशस्वी है, गुणकारी है, ज्ञान संपन्न है, धार्मिक है, मोरालिटी व्यक्ति के अंदर बहुत बढ़िया है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, आशीर्वाद लेके बैठा है, और सबसे बढ़िया है कि तार्किक है, और सबसे ज्यादा है कि समझदार है। तो अगर आपके पास धर्म, कर्म और बुद्धिमत्ता अगर भरी है तो जो निगेटिव चीज है उसको आप कमजोर करिए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर हम काम करेंगे तो हम कितना सफल होंगे? इस सवाल का उत्तर, चंद्रमा ने अगर भाग्य भाव को देखा तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं और गुरु वहां पे 7 डिग्री के बैठे हैं। मतलब वो एक इस स्थिति में मूल त्रिकोण के परिणाम हमको देते देखे जा रहे हैं, मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठेंगे। अब ऐसी अवस्था में वो आपकी कुंडली में अच्छे परिणामों को देने वाले होंगे, लेकिन वो तब होगी बात जब आपकी कुंडली में एक अच्छी दशा चल रही हो। अब आपके ऊपर से अभी राहु की दशा चल रही है, जो आपको इतना ज्यादा डिप्रेस करते हैं, इतना ज्यादा हैक्टिक कर देते हैं, इतना ज्यादा आपको परेशान कर देते हैं मानसिक रूप से, मतलब प्रताड़ित करने का एक वो जो है वो जिम्मा उनको मिल जाता है। इसको हमें सबसे पहले दूर करना होगा। और ये जो राहु हैं वो आपकी कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, हालांकि बैठे मित्र की राशि में है, कुंभ राशि या मकर राशि को वो अपनी या मित्र की राशि मानते हैं। पर आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसी सवाल पे अगर अटका रहूं तो उस सवाल का सीधा सा उत्तर है हाँ, आपके पास निश्चित रूप से दशमांश कुंडली में भी गुरु और बुध का एक साथ बैठना मित्र की राशि में मित्रवत होकर के बैठे हैं। और बाहर जा करके काम करने से बढ़िया है कि आप अपने घर के निकट ही आसपास रहिए।
अगर है जहाँ पे। दूसरे नंबर पे अगर आप बाहर भी निकलना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मशक्कत तो होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी शनि की 10वीं दृष्टि देखिए यहाँ पे जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र वाली कुंडली में। और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली में जो बैठे हैं वो यहीं बैठे, मुझे लगा कि गड़बड़ है, सूर्य के साथ 12वें भाव में, लग्नेश 12वें भाव में, और शुक्र की दृष्टि यहां जा रही है, यानी कि शुक्र की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि यहां पे, और बुध जो है वो यहां के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में। शनि और शुक्र का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान में, शुक्र का संबंध यहाँ पे अष्टम स्थान में, यहाँ भी शुक्र यही, और यहाँ पे शुक्र अधिपति होते हैं और इसको देख रहे हैं। मंगल यहाँ भी 12वें भाव में, मंगल यहाँ भी 12वें भाव में, मंगल यहाँ उच्च के। मंगल का संबंध जन्म कुंडली के यहाँ से बन रहा है, मंगल का संबंध जन्म कुंडली के यहाँ से बन रहा है। शनि का संबंध लग्न में, लग्न के अधिपति 12वें, शनि उच्चाभिलाषी। गुरु और बुध दोनों का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से, गुरु और शनि दोनों का संबंध दशम स्थान से और चतुर्थ स्थान से, सूर्य का संबंध दशम स्थान से। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो गए, जिसके अधिपति मंगल इस भाव से केंद्र में है, इस वजह से चंद्रमा के पास बल मिलेगा। और यहाँ पे बुध नीच के हो रहे हैं, जो जन्म कुंडली में गुरु के केंद्र में आ जाने से उनका नीच भंग हो जा रहा है। शनि की दृष्टि यहाँ पे, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे और शुक्र की दृष्टि यहाँ पे, और ये जो स्थिति बन रही है वो क्लियर तो नहीं बन रही, इस वजह से मशक्कत थोड़ी सी बनेगी। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, पर आप सोच रहे हैं पंडित जी खाली बता रहे हैं, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये हो रहा है कि आपको आपकी कुंडली में मेहनत है, और वो मेहनत अभी इसलिए बढ़ी हुई लग रही है क्योंकि राहु की दशा चल रही। आपको ये एक जगह स्थिर नहीं होने देना चाहते, और आपको वो बार बार आप में उतावलापन ला करके कोई ना कोई गलत निर्णय भी करवाना चाह रहे हैं। हमें इससे बचने की आवश्यकता है। ये राहु आपकी कुंडली में बैठे अच्छे हैं, पर शुभ भाव में नहीं बैठे। आपकी कुंडली में ये 50% तक अच्छा परिणाम देने वाले हैं और 50% तक आपको कमजोर करने वाले हैं। इस वजह से संतुलन आवश्यक है, और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के लिए राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र 22 डिग्री के शुभ ही होंगे, कमजोर नहीं होंगे। भाव अच्छा नहीं होने से कई बार वो अचानक दिमाग में बदलाव चाहते हैं और तुरंत ही कोई नया निर्णय दिलाना चाहते हैं। इससे आपको बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। राहु उच्च के मंगल और शुक्र के साथ एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं कि आपकी कुंडली का अगर मैं एक तरीके से देखूं, एक अलग एस्पेक्ट से, तो जन्म कुंडली का जो अष्टम स्थान बना है वो सबसे ज्यादा मजबूत बना है, और वो इस मामले में मजबूत बना है कि व्यक्ति का रिसर्च जो है, जो खोजबीन वाली बात है, वो सबसे ज्यादा अच्छी बनी है। अष्टम भाव छुपे हुए चीजों को उजागर करने का होता है। आपके दिव्य और रासायनिक तत्व जो बिल्कुल ही कुछ मिला करके कुछ नया बनाते हैं, उसका होता है। अष्टम भाव में शुक्र और मंगल का बैठना आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना देता है। कुछ नया खोजने के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। आपकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे बने हैं। और क्यों ऐसा बना है? क्योंकि आपकी कुंडली का भाग्य भाव प्रबल है। आप विख्यात हो सकते हैं, आपके पास ये क्षमता है, क्योंकि ये जैसे ग्रहों का बैठना, सरकार से लाभ लेना, आपकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे बने हैं। गुरु और शनि का लाभ आपकी कुंडली में बहुत अच्छा मिल सकता है। आपका करियर कभी भी कमजोर नहीं देख रहा हूं, आपकी कुंडली में करियर कभी भी कमजोर नहीं है। यहाँ के अधिपति लग्न में बैठे ना, आप शुरू से ही, आरंभ से ही आप अपना काम करना चाहते थे, और वस्तुतः आप हमेशा ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, किसी से भी लेना नहीं चाहते, और ये चीज आपको हमेशा मिलती भी रहेगी। आपके पास आपके पिता का, आपके पास आपके माता जी का, इन सब का प्रभाव है। माता थोड़ी स्वास्थ्य से कमजोर दिख रही है, उनको आपको थोड़ा, हालांकि आप माता और पिता दोनों के अच्छे भक्त होंगे, ये बात भी मैं देख रहा हूं। आपकी कुंडली में पीरियडिकली सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ही डिग्री के हिसाब से मृतप्राय है। पर मैं आपको बताऊं कि ये मृतप्राय होने के बावजूद भी आपको प्रभाव में लेते रहेंगे और उनका असर दिखता रहेगा। अष्टम के मंगल और शनि का प्रभाव कहीं से भी खराब नहीं होता। अब देखिए, जैसे एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति के ऊपर जब पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए
और कम से कम शुभ ग्रह और पाप ग्रह प्रभाव पड़ जाए उस पे तो अच्छा होता है। जैसे बुध के ऊपर देखिए, चतुर्थ भाव के अधिपति की बात करते हैं, हम यहाँ पे लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति की बात कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम में बैठना सबसे पहले ये व्यक्ति को धार्मिक और माता के साथ संबंधों को अच्छा देगा और सुख संपत्ति से युक्त रखेगा। व्यक्ति के पास इन सब चीजों की मानसिक शांति की कमजोरी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ सूर्य भी बैठे हैं जो क्रूर ग्रह हो गए, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, उसके ऊपर गुरु की नवी दृष्टि पड़ गई, और उसके ठीक पीछे तीन तीन ग्रह बैठे हैं जिसमें से दो तो पापक ग्रह हो गए राहु और मंगल, एक शुभ ग्रह शुक्र बैठे हैं पर वो भी मित्रवत होकर के बैठे हैं, और गुरु ने शनि को यहां भी देखा है और गुरु ने शनि को यहां भी संबंध बना करके रखा है। ये स्थिति आपकी कुंडली में ये दिखा रही है कि व्यक्ति अगर स्वयं का कारोबार करना चाहे तो बाद में करे, पर पहले तो सरकार का भरपूर लाभ ले ले। सरकारी संस्थान से जुड़ करके काम करना आपके लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते देख रहा हूं। आपकी कुंडली में शनि जो है वो मृतप्राय है। जब आप अपना काम करेंगे तो हो सकता है कि उस पर टिक ना पाए या सस्टेन ना कर पाए। मन तो करेगा क्योंकि ये राहु है, लेकिन आपको वो गलत निर्णय भी करवा सकता है। तो अपना अगर व्यापार आपको करना होगा तो इस राहु की दशा तक आपको चुपचाप अभी सरकार से जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है, और गुरु की दशा में आप अपना कारोबार स्थापित कर सकते हैं जब गुरु की दशा आएगी तब। और वो दशा आपकी कुंडली में आएगी 2034 में, जब आप खुद के हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। राहु और मंगल और शुक्र का बैठना दशम स्थान या अष्टम स्थान या 10 नंबर की राशि में बहुत अच्छा है। आपको निसंदेह अपना प्रयास बढ़ाना चाहिए, पर उससे पहले आपको 3 काम करने होंगे। एक, सूर्य की पूजा, दूसरी गणेश जी की पूजा, और तीसरे आपके घर के सबसे ज्यादा कुल देवता की पूजा। ये आपसे मांग रहे हैं, और गणेश जी की पूजा तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का जप करना होगा। क्लियर है? संतान वगैरह से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि उच्च के मंगल के साथ अगर शुक्र बैठेंगे तो खराब नहीं होंगे। अष्टम के शुक्र आपको गैस्ट्रिक पेशेंट बना सकते हैं, और आप सर्जन हैं तो आप तो खुद का ख्याल रखते ही होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ठीक भी है। एक बात जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है वो आपकी कुंडली में, अब आपको मैं यहाँ पे आपके पंचांग से मिला देता हूँ। अब इसका जो है वो हम तारतम्य आपके पंचांग से बना करके देखते हैं। फाल्गुन माह में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो प्रोग्रेसिव है और काम करने वाला है, निरंतर विकास को आगे रखना चाहता है, और उसकी श्रेणी हमेशा ही उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ जाती है। उत्तरायण में जन्मे होने से ये बल और भी मिल जाता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव मजबूत हो जाता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का हो जाता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा आपको सरकार से हमेशा ही सपोर्ट देंगे, कभी सरकार से नुकसान नहीं होने देंगे। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा पूर्णेंदु बनाते हैं, व्यक्ति को सुंदर मानसिक बुद्धि का और सुंदर विचारों का बना देते हैं, और बहुत ही इसे मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। पर सामने ही कृष्ण पक्ष शुरू होने वाला है, इस वजह से अनस्टेबिलिटी भी साथ ही साथ थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ चलती रहती है। रविवार के जन्मे होने से पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय वाली बात होती है, जहां व्यक्ति वीत वर्ण का होता है और बहुत ही सस्टेन करने वाली चीज पे अगर वो अपना फोकस कर ले कि मुझे किसी भी चीज पे रुक करके स्थिरता के साथ काम करना है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। आपके अंदर सबसे जो अंदर कमजोरी मैं देख रहा हूँ वो उतावलेपन की जबरदस्त जो है वो स्थिति देखी जा रही है, जहां तुरंत तुरंत मुझे सब कुछ प्राप्त करने का भाव जागृत होता है। और उसके पीछे के 3 कारण, एक अभी की दशा जो राहु है, दूसरा आपकी कुंडली में अनुभव की थोड़ी सी कमी क्योंकि शुक्र अष्टम में जा रहे हैं, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के और अंश के आधार पर चंद्रमा और सूर्य और मंगल तीनों ही कमजोरी के रूप में देखे जा रहे हैं। परंतु अगर मंगल डिग्री वाइज कमजोर हो जाते हैं तो आपको ये बात समझ लेना होगा कि अब आपको सबसे ज्यादा काम अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे करनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप अब कहीं से भी कोई भी निर्णय जल्दी से नहीं ले सकते। स्टैंड बाई मोड में होना चाहिए कि आप एक्शन तो लें, पर आपको रुकना भी होता है, आपको रुकना भी होगा, और आप तुरंत ही कोई निर्णय नहीं ले सकते जल्दबाजी में आकर के, क्योंकि उस निर्णय के गलत होने के चांस कई गुना भी हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य और बुध आपकी कुंडली में जो है वो थोड़े थोड़े कमजोर, मंगल भी कमजोर, तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे गड़बड़ी आती है। एक ऐसी कमजोरी जो आपको हमेशा ही परेशान करती है
वो कमजोरी आपके पास हमेशा ही सीने में फांस बन के लगी रहती है। आपके साथ कोई धोखा ना हो, इससे सतर्क होकर के रहना है। आसपास निकट के ही लोग कई बार जो है वो आपको धोखा दे सकते हैं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं आप में साहस है, बल है, पराक्रम है, ढाढ़स है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप उस पर काम कर सकते हैं। नक्षत्र के हिसाब से सूर्य जो है वो अनुभवी, शांत और अनुकूल बना रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली के आधार पर आपको सुंदर, बुद्धि और आचरण करने वाला बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, ये आपको साहस, बल, पराक्रम और जल्दबाजीपन से युक्त कर रहे हैं। बुध शतभिखा में, इस वजह से तार्किक और खुद पे अभिमान करने वाला बना दे रहे हैं। गुरु कंफ्यूज कर रहे हैं और कई बार बहुत ज़्यादा धार्मिक पना विकसित होती है, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा। शुक्र सुंदर और धनवान बनाएंगे, थोड़े से रोगी भी। राहु शनि आपकी कुंडली में आपके काम और आपके प्रभावों को कमजोर करने का काम भी करेंगे, थोड़े बहुत अंशों के साथ। राहु ठीक है, पर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और नींद ना आने की समस्या पैदा कर रहे हैं। केतु आपकी कुंडली के आधार पर आपको अनुभवी और स्टडी करने के लिए कह रहे हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब मैं आपको आपकी कुंडली में षडबल पे लेके आता हूँ। सबसे ज्यादा जो ग्रह बलवान होगा वो आपकी कुंडली में शुक्र होगा। अष्टम भाव में शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं। अपने वीर्य पे, अपनी ऊर्जा पे, अपने सामंजस्य पे वृत्ति रखनी होगी। अनियंत्रित व्यय को रोकना होगा और किसी भी तरीके से अपने पर्सनल लाइफ पे एक जो है वो जरूरी दबाव कायम करनी होगी, जहां पे आपके बाहर के लोग आपसे इतने ज्यादा निकटतम न हो जाएं कि घर का माहौल खराब करके चले जाएं, या कई बार घर के ही लोग आपके ही ऊपर इतने हावी ना हो जाएं कि आपके दाम्पत्य में आकर के वो कलुषित विचारधारा को पनपने का मौका दे सके। आपको सबसे पहले इस बात पे विचार करनी होगी। क्लियर है? अष्टम के मंगल शुक्र के साथ और किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, इस वजह से विवाह मिला करके करना होगा अगर नहीं हुआ है तो। आपकी कुंडली में दाम्पत्य अच्छा देख रहा हूं, पर सावधानी भी उतनी आवश्यक है, क्योंकि बुध लग्न में ही नीच के बैठे हैं और 26 डिग्री के बैठे हैं। मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में 12 में बैठे हैं। बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। नवांश कुंडली में भी मंगल 12 में, लग्न कुंडली में भी मंगल अष्टम के उच्च के बैठे हैं, इस वजह से विवाह मिला करके करना होगा ही होगा। अब आपकी कुंडली में मैं कुछ अपने से अगर बताऊं तो आपके पास मैं 100% में से 80 से 90% तक आपकी कुंडली में जो प्रधान सवाल है आपका डॉक्टर और सर्जन बनने का, उसके लिए हाँ करता हूं। 10% चांस आपके कंसंट्रेशन के कारण मैं उसे कमजोरीपन में लेके जा सकता हूं। आप मित्रता अच्छे लोगों से करना, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, इस वजह से उसमें से चयन आपको करना है कि कौन व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह है। एक बात बताता हूँ, आपके जीवन में नींद ना बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। मैं पिछले 2 महीने से लगातार बहुत अच्छे से नहीं सोया था। मैंने गौर 2 महीने क्या, 2 महीने से भी ज़्यादा से, और आज मैंने आराम किया है। दिन भर कुंडलियाँ नहीं देखी और बिल्कुल ही नहीं देखनी थी, फिर भी एक देखनी पड़ी 3 बजे से। तो आराम करना बहुत जो है वो आसान होता है और अच्छा होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम डॉक्टर साहब ने कुछ फी ले ली अपनी और आपको कुछ दवाइयाँ दे दी। दवाइयाँ तो है, बड़ा आराम मिलता है। और इतने देखो आँख कितने फूल गए और हाथ भी कितना सुरक्षित लग रहा है, सुंदर लग रहा है। नहीं तो ऐसे जैसे लगता था जैसे सिकुड़ गए हैं, बहुत थकान है, माथे पे बड़ा दर्द है और भारी बोझ में व्यक्ति दबा है। अब आप इस नींद को अपने भविष्य में जोड़ के देखिए। मैं आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ। जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो परम तत्व को नहीं मानते, जो अपने शरीर में इम्बैलेंस और बैलेंस की प्रक्रिया को नहीं मानते, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, 2 दिन उनको जागने को कहते। अच्छी नींद अगर आप व्यक्ति ले ले तो कितना वो निकट जाता है ना, क्योंकि नींद में जाना मतलब आप परमात्मा के नज़दीक है, गोद में है ना उनके, जहाँ आपको कोई भी खतरा नहीं है। बच्चा जब माता की गोद में होता है तो उसको कोई खतरा महसूस होती है? कोई खतरा नहीं है उसको, और नहीं वो महसूस करता है। क्यों? ठीक उसी तरीके से आप गोद में हैं, भगवान के, परमात्मा की गोद में हैं आप,
इस वजह से ही न तो न तो आपको सर्प का डर लगता है, न भूख, न प्यास, न भविष्य और न दुनिया में क्या होने वाली है वो चीज़ आपको कोई खतरा पैदा करती है। इस वजह से नींद आवश्यक है और वो नींद आपको सबल और मजबूती देती है, सबल बनाती है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। आपके पास डॉक्टर बनने के योग हैं, संतान वगैरह, और मैं एक बात बता दूं तो संतति का सुख आपकी कुंडली में बिल्कुल है और बहुत अच्छी है। ऊर्जावान संतति प्राप्त करने के योग हैं। आपकी कुंडली में विद्या, अध्ययन और अनुभव बहुत बढ़िया है। थोड़े से धर्म में और भी उतारने की आवश्यकता है खुद को। गायों की सेवा आपके लिए बहुत आवश्यक होगी। पीपल का वृक्ष और अशोक का वृक्ष और साथ ही साथ जामुन का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर तारीख नहीं, एक अंक अच्छा है। और आपकी कुंडली में भाव कौन कौन से अच्छे बने, ये भाव ये भी ठीक है। यहाँ ये सबसे बढ़िया बना है और यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन वो भवन भूमि का सुख शनि दे देंगे। और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी बनी है, खराब नहीं बनी। आपको सरकार से जुड़ करके काम करना ज़्यादा लाभ करेगा। अब कौन सी दशा कैसी जाएगी ये बता देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इसमें आपको घसीटी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी और प्रूफ करना पड़ेगा। ये सच्चे मामले में सूर्य और मंगल जो है वो आपको घसीटी करवाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी करवाएंगे, परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव साउंड कराएंगे। मंगल के बाद अगर बुध की बात करता हूँ तो आधा अच्छा आधा बुरा, लग्नेश होने के बावजूद। गुरु आपकी कुंडली में अशुभ परिणाम देने वाले हैं, लेकिन उनकी अशुभता भी आधी रहेगी। मतलब वो आपको अगर दैनिक जीवन में और डेली रूटीन पे अगर कोई प्रभाव करेंगे, जैसे आपको अनियमित करेंगे, हो सकता है आपके समाज में थोड़े से गुरु की दशा में थोड़े से नुकसान के संकेत मिल जाए, आसपास के लोगों के साथ थोड़ी सी बनती ना रहे, या गुरु जो है वो आपके करियर को थोड़ी बहुत कमजोरी दे दे। ये आधा ही कमजोर करेंगे, पूरा नहीं कमजोर करेंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपको कई बार वीर्यहंता बना सकते हैं, इस वजह से उसका संरक्षण आवश्यक है। शनि आपकी कुंडली में कई बार बहुत ही गंभीर, बहुत ही शांत, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव बना देते हैं। इस वजह से उस पर भी आवश्यकता है ध्यान लगाने की। राहु और केतु आपकी कुंडली में, राहु अच्छे हैं, केतु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं और बहुत बुरे भी नहीं। ये आपकी कुंडली है। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि कब कौन सा काम करना चाहिए। एजुकेशन और करियर को लेकर के अभी आपके पास लगातार समय बना हुआ है, पर्यंत पढ़िए, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा वक्त है, अभी आप आराम से निकालिए खुद को इस दशा काल में। पढ़ने का कभी कमजोर वक्त नहीं है। जब कभी भी भवन भूमि वाहन आदि पे इन्वेस्ट करना होगा 24 के बाद करिएगा। एक वक्त आपकी कुंडली में विवाह वगैरह का अभी भी चल रहा है और अभी लगातार वो है, और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 24 के करीब करीब उधर भी बन रहा है। हालांकि आपकी कुंडली में 2021 के जुलाई से ही विवाह के एक अद्भुत योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपकी राशि सिंह पे है, ढैया 7.5 का कोई प्रभाव नहीं देख रहा हूं। इसके बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास बल है, गुरु और चंद्रमा केंद्र में होते तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। मंगल और शुक्र का अष्टम में जाना थोड़ा कमजोर भी होगा, पर वो ठीक भी है कुछ अन्य मामलों में, जैसे धर्म और विशेष कृत्य के मामले में, रिसर्च वगैरह के मामले में। भवन भूमि वाहन वगैरह खरीदना होगा तो शनि की दशा को भी देखा जा सकता है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए कभी भी शुक्र की दशा या शुक्र का प्रत्यंतर अंतर देख लीजिएगा तो लाभ हो जाए। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को यहाँ पे कमल नयन कहा है, बस, और कुछ नहीं कहा, और कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा है हे कमल नयन। और फिर कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।